था बिजनेस सीरीज के इससे पहले जो 12 प्रोग्राम चल चुके हैं वो देख चुके होंगे। आज के प्रोग्राम में हम नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की बजाय जो लास्ट जो डिसीजन मेकिंग के जो लेक्चर्स थे, डिसीजन मेकिंग 1 और लेवल 2, इसमें जो प्रॉब्लम्स शेयर हुए थे उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे और आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा कि मुख्तलिफ सोल्यूशन अगर हो सकते हैं तो वो क्या होंगे और किस तरह से सोल्यूशन रीच किया जा सकता है। ज़रा तवज्जो दीजिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने मल्टीपल इफ कंडीशन जहाँ पर रिक्वायर्ड होती हैं उसके मुताबिक देखा था। कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम की थी, आपके साथ डिसीजन मेकिंग का लेवल 3 शेयर किया था जिसमें ये कुछ प्रॉब्लम डिस्कस की थी। तो आज के प्रोग्राम में प्रॉब्लम जो अंडर डिस्कशन है वो है मेकिंग डिसीजन मेकिंग लेवल 1, जिसके अंदर ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और डिसीजन मेकिंग लेवल 2 जिसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। तो शुरू करते हैं डिसीजन मेकिंग लेवल का 1 का टास्क 1, रीड एन इंटीजर मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव प्रिंट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर इनपुट फॉर्मेट को देखें तो -6 है और आउटपुट फॉर्मेट को देखें तो 6 है। और एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपको नहीं पता, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें चीज़ें कुछ नहीं पता होती हैं, तो उनको जाके आपको गूगल करना होता है या चैट जीपीटी से आप पूछ सकते हैं। तो आपको उसका नॉलेज गेन करना होता है और फिर सोल्यूशन की तरफ आना होता है। ये हमेशा ऐसे होता है प्रोग्रामिंग की डोमेन में। कभी भी जो है वो 100% प्रॉब्लम ऐसे नहीं हो सकते कि जो आपको सब के सब आते हों। आपको उनमें से जो है वो जो चीज़ें नहीं आती उनको फाइंड आउट करना होता है। एनी हाउ, तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। वैल्यू जो है वो या तो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी या लेस देन 0 होगी, जो जिसको हम नेगेटिव कहते हैं। तो आप बड़ा आसान सा इसमें चेक लगा सकते थे कि एन की वैल्यू आपने इनपुट की, और अगर एन लेस देन 0 है तो एन इक्वल टू माइनस है। ये जो माइनस है ये वैल्यू को रिवर्स करता है। यानी अगर वैल्यू पॉजिटिव होती तो नेगेटिव हो जाती और नेगेटिव होती तो पॉजिटिव हो जाती। अगर हम ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी कंडीशन के बगैर लगा देते तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो जाती। हमें ये नहीं रिक्वायर्ड। हमें ये रिक्वायर्ड है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहे, और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाए। तो इसलिए हमने पहले चेक लगा दिया और नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया और वैल्यू को प्रिंट करते हुए एब्सोल्यूट वैल्यू कोमा एन। सोल्यूशन आखिरी जो लाइन है प्रिंट की, उसमें फिर देखें मैंने स्पेस कहीं नहीं दी, क्योंकि मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि स्पेस जो है जब आप प्रिंट के अंदर कॉमा यूज़ करते हैं तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसके अंदर स्पेस डाल देता है। इसलिए आपने अलग से स्पेस नहीं देनी। और इसके अलावा भी स्पेस सिर्फ आ रही है एब्सोल्यूट और वैल्यू के दरमियान, जो कि आउटपुट की रिक्वायरमेंट है वो डालनी है। और जो आपको आउटपुट फॉर्मेट में एब्सोल्यूट वैल्यू कॉलन स्पेस 6 नज़र आ रहा है वो पाइथन ने खुद ही डाल देनी है जब आपने एब्सोल्यूट वैल्यू कोमा एन लिखना है। ये आपका पहला प्रोग्राम हो गया। दूसरा प्रोग्राम था रीड टू इंटीजर्स कंपेयर 10 प्रिंट फर्स्ट इफ फर्स्ट इज लार्जर अदरवाइज प्रिंट सेकंड। इट इज़ गारंटेड दैट बोथ नंबर्स आर डिफरेंट। अगर सेम होते तो फिर आपको मजीद चेक भी लगाने पड़ सकते थे और आउटपुट भी फिर डिफरेंट होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो चूँकि डिफरेंट है तो या फर्स्ट वाला जो है वो लार्जर होगा या सेकंड वाला लार्जर होगा। अकॉर्डिंगली मैसेज प्रिंट कर देंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने, चूँकि एक ही लाइन पे जब मल्टीपल इंटीजर इनपुट्स हों तो फिर वो हम मैप के ज़रिए, मैंने आपको सिखाया हुआ है लेकिन फिर देख लें कि आपने ये लाइन लिखी और आपके पास दो इनपुट्स आ गई। अब मैसेज जो आपने प्रिंट करना है एट द एंड पे, आपने कोई नंबर नहीं प्रिंट करना, सिर्फ एक मैसेज ही प्रिंट करना है। तो उसके अंदर फर्स्ट स्टोर कर दिया। ज़रूरी नहीं है फर्स्ट ही आए, तो आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर n1 स्मॉलर है तो इसका मतलब है बड़ा कौन सा है, सेकंड वाला। वरना बड़ा कौन सा होना था, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला मैंने पहले ही लिखा था। अगर हमारी ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाती है तो फिर मैसेज में सेकंड आ जाएगा और यहाँ पे मैसेज को प्रिंट कर लेंगे। सिंपल। टास्क 3 है रीड एन इंटीजर चेक एट प्रिंट वेदर नंबर इज सिंगल डिजिट और डबल डिजिट। अब सिंगल डिजिट नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वो सारे के सारे 10 से क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। तो यू कैन चेक इफ नंबर इज लेस देन 10 तो आप प्रिंट कर सकते हैं सिंगल, और अदरवाइज डबल। तो फिर इसी तरह ही आपने इनपुट ली, अगेन सिंगल इनपुट है, इंट से ले ली। मैसेज में आपने सिंगल लिखा
और आपने चेक कर लिया, अगर n ग्रेटर देन इक्वल 10 है तो मैसेज में डबल कर लिया और प्रिंट मैसेज, तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी। तीसरा सवाल है, रीड एंड इंटीजर चेक इफ इट इज ऑड कन्वर्ट इट टू इवन बाय एडिंग वन। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू वाला ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि आपने नंबर में ऐड वन कब करना है, जब वो ऑड होगा। तो ऑड हमें कैसे पता चलेगा, अगर इसका मॉड 2 के साथ 1 आएगा। ठीक है, अगर उसका मॉड 2 के साथ 1 आएगा तो फिर वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। फिर उसको n इक्वल टू एन प्लस वन कर देंगे और प्रिंट कर देंगे। तो अगर वो पहले ही इवन है तो फिर वो इवन ही प्रिंट होगा, और अगर ऑड है तो फिर ऑड वन ऐड होकर इवन हो जाएगा और प्रिंट होगा। पांचवा टास्क है, रीड एन इंटीजर चेक एंड प्रिंट वेदर द इंटीजर इज राउंड और नॉट। ये राउंड क्या होता है, एवरी इंटीजर एंडिंग ऑन जीरो इज राउंडेड। फॉर एग्जाम्पल 290 इज राउंडेड। ये एक डेफिनेशन प्रॉब्लम के अंदर है। ठीक है, इसको आपने जनरली नहीं समझना कि जी राउंडेड की यही कोई डेफिनेशन है। राउंड 100 पे भी हो सकता है, 1000 पे भी हो सकता है, 10,000 पे भी हो सकता है, 100,000 पे भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ उसने क्या कहा है कि आपने एंड का एक डिजिट जीरो चेक करना। ठीक है, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका क्या है कि आप इसका 10 के साथ मॉड ले लें, जो भी नंबर है उसका 10 के साथ मॉड ले लें। अगर तो आपका रिमाइंडर जीरो आया तो इसका मतलब है नंबर राउंडेड है, और अदरवाइज नंबर नॉट राउंडेड है। ठीक है, तो आसान तरीका, इनपुट ली और इसको मैसेज में लिख दिया राउंडेड। ये अदर वे भी हो सकता था, आप नॉट राउंडेड भी लिख सकते थे, और आपने रिमाइंडर ले लिया। रिमाइंडर लेने के बाद क्या किया, रिमाइंडर को चेक किया, अगर नॉट जीरो है यानी जीरो है तो फिर तो राउंडेड है, अगर नॉट जीरो है तो फिर नॉट राउंडेड कर दिया। इसी को रिवर्स कैसे कर सकते थे, मैसेज में नॉट राउंडेड लिख देते और यहाँ कंडीशन लगाते इफ आर डबल इक्वल टू जीरो तो मैसेज इक्वल टू राउंडेड। तो दोनों तरीक़ों से हो सकता था, और प्रिंट मैसेज, ये भी आसान सवाल था। टास्क 6, रीड एन इंटीजर चेक इफ नंबर इज 50 प्रिंट 50 अदरवाइज प्रिंट अदर। ये बहुत ही आसान सवाल है। इसमें आपने जो है वो इनपुट लेके मैसेज में 50 लिख दिया और उसके बाद चेक कर लिया, अगर n नॉट इक्वल टू 50 है तो मैसेज में अदर लिख दिया। अगर ये आप नॉट इक्वल का ऑपरेटर ना यूज़ करें तो फिर ये कमेंट्स में जो मैंने लिखा है ये आपको दो कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी कि n अगर 50 से लेस है तो भी अदर है, अगर 50 से बड़ा है तो भी। लेकिन ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो एक ही में चेक हो जाती हैं, n नॉट इक्वल टू 50 में। तो ये भी टास्क हो गया। सातवां टास्क है, रीड एन इंटीजर इफ इंटीजर इज लेस देन इक्वल 5 इट इज वैलिड अदरवाइज इनवैलिड। फॉर वैलिड इनपुट प्रिंट कैपिटल में, कैपिटल केस में वैलिड प्रिंट करना है, और अदरवाइज कैपिटल केस में ही इनवैलिड प्रिंट करना है। तो अगेन बहुत आसान, इनपुट ली आपने और इनपुट लेने के बाद उसको चेक कर दिया, अगर वो मैसेज में लिख दिया वैलिड, अगर वो लेस देन ग्रेटर देन 5 है तो वो इनवैलिड है। ठीक है, अगर आप कंस्ट्रेंट देखें तो कंस्ट्रेंट में लिखा हुआ है कि नंबर हमेशा आपका 1 या उससे बड़ा होगा, अदरवाइज आपको फिर लेस देन की भी कंडीशन चेक करनी पड़नी थी। तो ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको तवज्जो दिया करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। प्रिंट मैसेज कर लिया। यहाँ तक तो डिसीजन मेकिंग वन के हमारे टास्क कंप्लीट हुए, जो कि निस्बतन आसान थे। अब थोड़े से मुश्किल टास्क हैं। कहता है, रीड टू इंटीजर्स एंड प्रिंट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल इफ इनपुट इज 24 45 द आउटपुट विल बी सेम बिकॉज एलिमेंट्स आर ऑलरेडी इन ऑर्डर। However, if input is 20, 44 24 the output will be 24 45। तो ये भी आसान नहीं प्रॉब्लम है, इसके करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं किस तरह हुआ है। आपने मैप से इनपुट ले ली क्योंकि एक ही लाइन में मल्टीपल इनपुट्स हैं, और हमने ये किया कि अगर n1 बड़ा है n2 से तो उसको स्वैप कर दिया। ये स्वैपिंग जो है ये एक बड़ा स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस में प्रोसीजर है, जिसमें दो एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है। ठीक है, दो एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर लिया जाता है, और इसका स्टैंडर्ड तरीका ये है कि एक तीसरा वेरिएबल यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर साइंस में आप समझने की कोशिश करें कि दो लोग हैं, एक चेयर ब्लू कलर की चेयर पे बैठा हुआ है, एक रेड कलर की चेयर पे बैठा है। अब आप इनको इंटरचेंज करना चाहते हैं, और इंटरचेंज करते हुए आपने इनको दोनों को खड़ा नहीं रखना। ठीक है, यानी खड़ा रखने का मकसद ये है कि अब ये वेरिएबल मेमोरी में नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी कंप्यूटर साइंस में नहीं है। आपने जो है वो एक बंदे को क्या करेंगे, उठा के किसी ग्रीन चेयर, किसी ब्लू चेयर, वो अपना वाइट चेयर, किसी ब्लैक चेयर, किसी भी चीज़ पे बिठा देंगे, और फिर उसकी चेयर पे दूसरे बंदे को बिठाने के बाद जब वो चेयर खाली हो जाएगी जिसमें उसने बैठना है तो फिर उसको वहाँ पे बिठा देंगे।
और वो जो चेयर आपने वक्ती तौर पे इस्तेमाल किया उस चेयर को आप वापस भिजवा देंगे कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर साइंस में मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें उतनी सादी नहीं होती जिस तरह से आप समझते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता n1, n2 = n2, तो ये पाइथन ने कर देना था। लेकिन ये मैं स्टूडेंट्स को इसलिए नहीं बताता क्योंकि ये सिर्फ पाइथन में होता है, बाकी किसी लैंग्वेज में नहीं होता, और इसके बैकएंड पे यही काम होता है जो मैंने किया है। तो इसको सीख लें, आसान काम है। temp = n1, n1 = n2, n2 = n1। तो ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। जो वैल्यू बड़ी थी वो n2 में चली जाएगी, जो बड़ी वैल्यू छोटी थी वो n1 में आ जाएगी। अगर पहले ही ऐसा है तो फिर कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी और हम वैल्यूज को प्रिंट कर दें। टास्क 2, read three integers and print the middle value in order। इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि अगर हम इन वैल्यूज़ को ऑर्डर में लगाएं, हमने ऑर्डर में लगाना नहीं है। स्टूडेंट्स ये बात बड़ी क्लियरली समझ लें कि स्टूडेंट्स बाद का क्या करते हैं कि छोटे से एक मसले के लिए पूरी सारी वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। तो आपको वैल्यूज़ जब तक कहा ना जाए तब तक आपने असल वैल्यू को चेंज नहीं करना। असल वैल्यू को चेंज करने का मतलब है ऑर्डर ही चेंज हो गया। यानी इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है जैसे अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बाबर जो है वो किसी वजह से भी अवेलेबल नहीं है एक मैच के लिए, तो आप किसी और को कैप्टन बना देते हैं। ठीक है, किसी को भी बना देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अब कैप्टन जो है वो ही हो गया, वो सिर्फ एक मैच के लिए हुआ। तो इसलिए वैल्यूज़ को चेंज करना जो है वो रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं था। आपने सिर्फ वैल्यू को निकालना है कि मिडिल वैल्यू कौन सी है। तो तीन में से कौन सी हो सकती है? पहली हो सकती है, दूसरी हो सकती है, तीसरी हो सकती है। बस तीन ही तो ऑप्शन है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज होती हैं तो फिर कुछ और तरीका होता, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तीन वैल्यूज़ के लिए क्या तरीका आसान था, तीन वैल्यूज़ रीड की और मिडल वैल्यू में हमने n1 रखवा दिया। ठीक है, सिंपल। हो सकता है n1 हो, लेकिन हो सकता है ना हो, तो चेक कर लें। अगर n2 जो है वो n1 से बड़ा है और n3 से छोटा है, n2 n1 से बड़ा है और n3 से छोटा है यानी मिडल है, तो उसमें n2 रखवा दें। एक और सूरत हाल भी हो सकती है, यहाँ पे फिर मिस टाइपिंग हो गई, यहाँ पे n आना था, ये जो सिंबल है। अगर n2 छोटा है n1 से और n2 बड़ा है n3 से यानी रिवर्स, तो फिर भी n2 आएगा। असल में ये तीसरी आखिरी लाइन में देखें, अगर n3 बड़ा है n1 से और n3 छोटा है n2 से यानी मिडल में है, या n3 छोटा है n1 से और n3 बड़ा है n2 से मिडल में है, तो मिडल वैल्यू n3। तो ये जो ऊपर n2 के लिए मैंने काम किया है, दो इफ के चेक लगाए हैं, वो दो इफ के चेक एक चेक से हो जाते हैं। लेकिन उस केस में स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि ये पैरेंथेसिस जो मैंने इस्तेमाल किए हैं वो पैरेंथेसिस इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से जवाब जो है वो कुछ केसेस में तो ठीक आता है, कुछ केसेस में गलत आता है। क्योंकि वैल्यूज़ की तरतीब बहुत सारी मुख्तलिफ हो सकती हैं। ये वैल्यू जो है 29 39 37 जो है, ये 29 37 39 भी हो सकता था, ये 37 39 29 हो सकता था, 37 39 29 हो सकता था। तो उसके लिए आपको या तो दो अलग अलग चेक लगा लेने चाहिए जैसे मैंने n2 के केस में लगाए, या n3 का एक चेक जो है उसमें और लगाना है और पैरेंथेसिस लगानी है। ठीक है, ये पैरेंथेसिस लगानी क्यों ज़रूरी है ये आगे चल के मज़ीद एक्सप्लेन कर देंगे। आगे चलते हैं। टास्क 3, मिडल वैल्यूड पोजीशन। Read three integers and print the position of the middle value. For example, consider three integers. इसका सोल्यूशन तीसरे और चौथे टास्क का, तीसरे का मिस हो गया, तो तीसरे को मैं आपके साथ फिर बाद में किसी वक्त डिस्कस कर लूँगा। हम चौथे पे चलते हैं। चौथे में प्रिंट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। रीड टू इंटीजर एंड प्रिंट देयर ऑर्डर। ठीक है, अगर हम सोल्यूशन देखें आउटपुट फॉर्मेट, तो उसमें 8 के साथ 2 लिखा है और 2 के साथ 1 लिखा है। यानी 8 बड़ा था और 2 छोटा था, तो वो पहले आना चाहिए था। लेकिन अगेन हमने एलिमेंट्स को चेंज नहीं करना, बल्कि हमने बताना है कि असल में तो ये वाला एम्प्लॉई पहले आया था, लेकिन चूंकि इसने मेहनत नहीं की तो ये पीछे रह गया। तो हमने उसका ऑर्डर लिखना है कि वो ऑर्डर 2 है कि 1 है। ठीक है, तो उसके लिए आसान है बिल्कुल। आपने दो इनपुट्स ली, ऑर्डर को 1 किया और आपने चेक किया अगर n1 बड़ा था तो ऑर्डर 2 कर दें।
और प्रिंट कर दें एन वन को ऑर्डर। तो एन वन के साथ या वन प्रिंट होगा या टू प्रिंट होगा। फिर इसी तरह एन टू के साथ भी वही काम करेंगे। ये भी आसान टास्क है। टास्क 5 है रीड एन इंटीजर एंड प्रिंट क्लोजर 100। फॉर एग्जांपल 348 इज क्लोजर टू 300 एंड 472 इज क्लोजर टू 500। कंसिडर 350 क्लोजर टू 400 इंस्टेड ऑफ 300। ठीक है, यानी 349 होगा तो फिर तो वो 300 होगा, लेकिन अगर 350, 351, 399 होगा तो वो 400 पे जाएगा। इसको करने का क्या तरीका है? इसको करने का तरीका ये है कि आप एक तो पहले डिजिट को अलहदा कर लें इंटीजर डिवीजन 100 के साथ करके, तो आपके पास पहला डिजिट आ जाएगा। फिर आप रिमाइंडर ले लें मॉड ये परसेंटेज ऑपरेटर से। अब इस रिमाइंडर को चेक करें। अगर ग्रेटर देन इक्वल 50 है तो फर्स्ट डिजिट में एक ऐड कर दें, नहीं तो फर्स्ट डिजिट को एज इट इज रहने दें और फर्स्ट डिजिट को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके इनपुट आ जाएगी। यानी अगर ये 3 होगा तो 300 आ जाएगा, अगर 3+1 4 हो जाएगा तो 400 आ जाएगा। इसी तरह अगर इस केस में देखें तो 5, और क्योंकि 72 50 से बड़ा है या उसके इक्वल है तो फर्स्ट डिजिट 5 को ऐड करेंगे तो 5+1 6 हो जाएगा, और फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाई 100 600 आ गया। टास्क 6 रीड 3 इंटीजर एंड प्रिंट 2 लार्जर वैल्यू। इनमें से ये जो 3 वैल्यूज हैं इनमें से कोई 2 बड़ी होंगी क्योंकि ये डिफरेंट है। ठीक है, एक एक जैसी नहीं है। तो या पहली वैल्यू सबसे छोटी होगी तो दूसरी तीसरी वैल्यू ले लेंगे, या दूसरी वैल्यू सबसे छोटी होगी तो पहली तीसरी ले लेंगे, और या तीसरी वैल्यू सबसे छोटी होगी तो पहली दूसरी ले लेंगे। और इनका ऑर्डर एज इट इज रखना है। इनको सॉर्ट करके आपने चेंज नहीं कर देना, बल्कि आपने कहना है कि अगर 22 बड़ा है 15 और फिर 35 15 से, तो उसने आना है। यानी वो नंबर जो कि किसी एक एलिमेंट से भी बड़ा है तो उसने आना है, तो उसको उसी तरतीब से रखेंगे। ठीक है, ये मैं फिर बता रहा हूँ कि आपने सॉर्टिंग करके नहीं कर देना। अगर यहाँ पे 32 होता 22 की जगह, तो आउटपुट में 32 35 आता। अगर यहाँ पे 22 की जगह 72 होता तो भी आउटपुट में 72 35 आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी वजह से आपका जवाब गलत हो सकता है। तो इस ऑर्डर को नहीं चेंज करना। अब इसके करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या है, आपने N1 N2 N3 को स्प्लिट किया और रिजल्ट के अंदर आपने रख दिया N1 N2। ये बार बार मैं हर एग्जाम्पल में आपको ये बता रहा हूँ कि एक डिफ़ॉल्ट सोल्यूशन लेके फिर हम उसको इफ़ की कंडीशन के साथ चेंज कर लेते हैं। तो ये आपके पास रिजल्ट में N1 N2 आया, और आपने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर N1 जो है वो सबसे छोटा है, N1 N2 से भी छोटा है और N3 से भी छोटा है, तो रिजल्ट में N2 और N3 आ गया। अगर N2 जो है वो सबसे छोटा है तो रिजल्ट में N1 और N3 आ गया। यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। रिजल्ट आता है N1 N2, या रिजल्ट आता है N2 N3, या रिजल्ट आता है N1 N3। तो